back to another video of economics on your tips। तो भाई और बहनों, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी लिबरलाइजेशन क्या होता है। आज की वीडियो के अंदर आप और हम मिलकर बात करने वाले हैं कि सर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। मतलब इन शॉर्ट थर्ड चैप्टर पूरा समाप्त कर देंगे। बड़े मजे आते हैं जब हम किसी चीज को कमिट करेंगे और वो कमिटमेंट पूरा करेंगे। अच्छा, एक ऐसा कमिटमेंट आज दिन में 3 बजे भी आने वाला है। आज से, जी हाँ, 6 नवंबर अनाउंसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स जो कि YouTube के ऊपर चलने वाला है। आज दिन में 3 बजे अलार्म लगा लेना, फटाफट से पूरी की पूरी टीम को लेकर इकट्ठा होकर हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेटाइजेशन, या प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का सीधी भाषा में मतलब होता है जब हम ओनरशिप राइट को गवर्नमेंट से हटा के प्राइवेट के पास दे देते हैं। मतलब आज तक मालिकाना हक हो सकता है कि सरकार के पास था, पर अब मालिकाना हक जो है वो बदल गया है और बदल के हो गया है प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। तो इट रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट फ्रॉम प्राइवेट और फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। अब सरकार ने क्या किया, देखना, प्राइवेटाइजेशन करने के अंदर सरकार ने बहुत सारे काम करे। सबसे पहला कार्य अगर करें तो सरकार ने क्या किया, इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज को अपने पास रखा, बाकी सारी की सारी इंडस्ट्री को क्या करा, प्राइवेट कर दिया। 1956 आईपीआर एक पॉइंट पड़ा था अपन ने कि सरकार ने 17 इंडस्ट्री को रख लिया था अपने पास, बाकी सब प्राइवेट को दी थी। अब यहां पर समझ में आ गया गवर्नमेंट को कि ये 17 इंडस्ट्री भी उनके बस के अंदर नहीं है। तो सरकार ने सिर्फ 3 इंडस्ट्री छोड़ी, जिसके अंदर आती है रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक पावर, जो कि सरकार ने अपने पास रखी। बाकी सारी की सारी इंडस्ट्री कंप्लीटली हटा दी और किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी कि अब आप आराम से इसको चला सकते हैं। अगला काम यह था कि सरकार ने अपनी बहुत सारी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया। ऐसी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जो कि लॉस मेकिंग थी, जिनको रिवाइव करना पॉसिबल ही नहीं था, गवर्नमेंट से चलाई नहीं जा रही थी। तो सरकार ने क्या बोला कि इसको जैसे छोटे मोटे उठे दाम के अंदर प्राइवेटाइज कर दो और फ्री करके खत्म करो। ठीक है। अगला काम सरकार ने यह किया कि उन्होंने कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो कि चल तो रही थी पर सरकार का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लगा हुआ था, उन इंडस्ट्रीज का कुछ पार्ट डिसइन्वेस्ट कर दिया। मतलब उन इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़े से अपने ओनरशिप राइट को कम कर दिया और उसको सोल्ड कर दिया प्राइवेट को। यानी कि सरकार ने क्या करा, फॉर एग्जांपल मान के चलते कि एक पुराना सेक्टर की इंडस्ट्री है जिसमें 60% गवर्नमेंट की ओनरशिप है। सरकार ने क्या करा, उसको घटा के 50% कर दिया, यानी 10% ओनरशिप को प्राइवेट को सेल ऑफ कर दिया या पब्लिक को दे दिया गया। जहां पर इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? तो सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करने के अंदर सबसे पहले 17 इंडस्ट्री को 3 इंडस्ट्री किया, उसके बाद गवर्नमेंट की लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को बेच दिया और बची कुछ जो थी उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया अप टू मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट। अब सरकार ने जो ये सारे के सारे काम करे, इसका मेन मोटिव था कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया जाए और सरकार के जो पैसे हैं उसको एफिशिएंट जगह यहां पर लगाया जाए। तो सरकार ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कराई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, थोड़ी सी फ्रीडम प्रोवाइड कराई कि आप अपने हिसाब से काम चला सकते हैं। मर्जिंग का काम भी आप प्राइवेट के साथ जो है कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर का काम कर सकते हैं, डेप्थ रेज कर सकते हैं ऑन योर ओन। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हमारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड करी और इसके अंतर्गत गठन किया गया नवरत्न कंपनीज का। नवरत्न कंपनीज भारत की 9 जेम्स कहलाती है। मतलब 9 बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसमें भेल गेल बाकी सभी इंडस्ट्री जो है आती है। ये 9 रत्न ऐसे थे जो कि भारत की इकोनॉमी के पिलर हो चुके थे कि भैया पब्लिक सेक्टर इन 9 रत्नों के ऊपर ही चलता है और इन 9 रत्नों से ही चलता है। ठीक है। तो सरकार ने 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि नवरत्न के नाम से इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना शुरू करा। क्लियर हो गया? प्राइवेटाइजेशन के बाद अगला पॉइंट यानी कि थर्ड पिलर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आता है तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन। अब यार ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आण दो, सब जगह से जैसा माल मसाला आ रहा है उसको आने दो। यानी कि सरकार ने बोला कि अब भारत के बाहर के लोग भारत के अंदर आके व्यापार कर सकते हैं, इंडिया के लोग बाहर जाके व्यापार कर सकते हैं। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से, जिसके बाद भारत के अंदर डोमिनोज, मैकडी, कोका कोला, ये सारे के सारे ब्रांड्स भागते दौड़ते इंडिया के अंदर आना शुरू हो गए। तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन की अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी पूरे भारत की इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि मेकिंग द होल वर्ल्ड एज वन मार्केट, यानी कि पूरी दुनिया को एक सिंगल बाजार बनाने के कार्य को हम ग्लोबलाइजेशन यहां पर कहते हैं। ठीक है। तो सरकार ने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बूस्टअप मारा, बाहर की कंपनीज को भारत के अंदर
लेकर आए। यहां पर सबसे पहला काम जो सरकार ने किया वो थी एफडीआई की लिमिट को बूस्ट करना। पहले अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आती भी है तो उसका मालिकाना हक 30-40% से ऊपर नहीं होता था। इसको तब 1991 के अंदर बूस्ट करके 51% और उसके बाद और ज्यादा कर दिया गया। यानी कि अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आती है तो अब वो 51% से ज्यादा की ओनरशिप अपने पास रख सकती है, यानी कि पूरा का पूरा मालिकाना हक उसकी जेब में आ गया। जो टैरिफ और कोटा सिस्टम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तहत 1956 में लगाए गए थे, सरकार को समझ में आ गया कि जब तक हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे बाहर के लोग भारत के अंदर नहीं कदम रखेंगे, तो उन्होंने इस टैरिफ को मैक्सिमम लिमिट तक रिड्यूस कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया। आपने अगर एक पिक्चर देखी होगी बदमाश कंपनी, मस्त रापचिक पिक्चर है, नहीं देखी ना तो जाके देख लेना, मस्त शानदार पिक्चर है, कॉमर्स वालों के हिसाब से थोड़ी सी अल्लाम पिक्चर है। अब उस पिक्चर के अंदर जिन लोगों ने देखी एग्जाम्पल सुनना, उस पिक्चर के अंदर सबसे पहले जब वो शूज का बिजनेस करते हैं तो वहां पर शूज की इंपोर्ट ड्यूटी होती है 120%। ठीक है, इसका मतलब अगर 1000 रुपए का जूता है तो भारत में घुसते ही उस जूते की कीमत हो जाएगी 2200 रुपए, क्योंकि 120 रुपए का टैक्स लग जाएगा। और इसी टैक्स की चोरी बदमाश कंपनी के अंदर वो करते थे। अब सरकार ने क्या करा, इतनी बड़ी गड़बड़ को, क्योंकि ठीक है, और इतने बड़े टैक्स को बेसिकली हर व्यक्ति यहां पर नहीं संभाल पाता है, तो इसलिए सरकार ने क्या करा, इस 120 को हटाकर 20 कर दिया, मतलब 100% टैक्स हटा दिया। तो अब जो जूता बाहर 1000 का था वो अब सिर्फ 1200 रुपए के अंदर भारत के अंदर अवेलेबल हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कोटा सिस्टम कि आप 500 करोड़ तक का ही इंपोर्ट कर सकते हो, 600 करोड़ तक का इंपोर्ट कर सकते हो। सरकार ने इसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोले अगर आप कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करते हो तो कोई लिमिट नहीं है, आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो, बट अगर आप कंज्यूमेबल गुड्स का इंपोर्ट करते हो तो उसकी लिमिट सरकार ने बना दी, और वो लिमिट भी बहुत बड़ी थी कि वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात यहां पर होती थी। रुपीस को कन्वर्टेबल बना दिया, यानी कि अब मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से रुपीस की वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, और ये बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह होता है कि भैया शेयर मार्केट में जैसे जो वैल्यू है डिमांड और सप्लाई की वजह से फ्लक्चुएट होती है, उसी प्रकार से ये वैल्यू भी यहां पर फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई। अगर जब शेयर मार्केट की बात निकली है तो आप सभी को एक छोटी सी जानकारी और देते हैं कि आगामी कुछ दिनों के अंदर मैं एक ऐसा सेमिनार अरेंज कराने जा रहा हूं जहां पर हम लोग शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज को लेकर आगे प्रोसीड कर रहे होंगे कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर घुसना चाहते हैं, आपको शेयर्स के मामले में थोड़ी बहुत जानकारी है और आप उस जानकारी को और बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, कैसे उसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स के बारे में समझ सकते हैं। तो बड़ी जल्दी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एक सेमिनार होगा करीब 2 घंटे का, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आराम से इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा वो आता है आउटसोर्सिंग। अब देखो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा ना, वैसे वैसे कंपनीज को एक बात समझ में आई कि जो काम वो कर रही है उसमें से कुछ ऐसा काम जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है, मतलब डेटा एंट्री का काम, ठीक है, कॉलिंग, फोन उठाने का काम, टेली कॉलिंग का काम, बोले ये ऐसे काम है जो कि कंपनी करे जरूरी नहीं है, जिसके अंदर पर्सनल टच बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो रेगुलर रूटीन वर्क होते। कंपनी ने कहा हम पूरा का पूरा प्लांट क्यों सेटअप करें, हम किसी ऐसी छोटी मछली को पकड़ लेते जिसने ऑलरेडी वो प्लांट छोटे लेवल पे सेट ऑन किया हुआ, हम उसको पैसे फेंकेंगे और वो काम करके हमें दे देगा। ये सिंपल सा वही प्रोसीजर है कि आप घर खरीदेंगे 50 लाख का, इससे बेहतर है कि कुछ लोग 20,000 रुपए का रेंट पे घर खरीद लेते हैं और काम चल जाता है, क्योंकि उनको 2 साल ही रहना। ठीक है, तो यही वाला प्रोसीजर कंपनीज ने करना स्टार्ट करा। उन्होंने क्या बोला कि बोले हम इतना टेलीकॉलिंग का पूरा सेटअप हम नहीं लगाएंगे, हम एक काम करते हैं कि यहाँ किसी लोकल को पकड़ते हैं जो कि इंडिया का हो, उसकी कंपनी में 20-50 लोग हैं, हमें इतने ही चाहिए, उसको पैसे दे देंगे 5 लाख रुपए महीना और वो हमारा पूरा टेलीकॉलिंग का काम संभाल लेगा। इसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, कि जब कंपनी किसी और देश में जाके अपने रेगुलर रूटीन वर्क को किसी और कंपनी के थ्रू करा लेती है, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। मतलब आउट मतलब बाहर, सोर्स मतलब बाहर के सोर्स के थ्रू हम काम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम था जैसे ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ा भारत के अंदर, क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ मजदूर क्लास लोग थोड़े से ज्यादा है, या हम बात करें सैलरीड वर्कर थोड़े से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ही चीप मिल जाती है, ऐसा बाहर के लोगों का यहां पर मानना होता है। तो इसलिए बोले जो काम हमारे वहां का व्यक्ति 50,000 में करता, ये काम 10,000 में कर देगा, तो यहां से करा लो, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लोगों ने भारत को एज आउटसोर्सिंग कंपनी या एज आउटसोर्सिंग इकोनॉमी समझा कि भैया भारत के अंदर से हम लोग बहुत सारे काम निकाल सकते हैं, और इसीलिए इंडिया के अंदर आप देख रहे होंगे टेलीकॉलिंग या कॉल सेंटर या इन चीजों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बूस्ट कर गई है। ठीक है, अब जब सरकार ने देखा कि ऐसा काम बढ़ रहा है, सरकार को लगा कि उनका काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब सरकार को यह काम नहीं करना था,
एम्प्लॉयमेंट का काम गवर्नमेंट को करने की जरूरत ही नहीं थी, अब ये काम तो बाहर की कंपनियां कर रही थी। तो सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए खोल दिए SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर अगर आप व्यापार कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपकी फैक्ट्री है, आप व्यापार कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा आपको बहुत सारी छूट मिलेगी, बहुत सारे रिबेट्स मिलेंगे। इसका मेन मोटिव ये होता था कि सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिटी से काफी दूर बनते थे। जब सिटी से 30 किलोमीटर दूर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा जो कि खंडर जमीन है, ठीक है, वहां पर इन्होंने फैक्ट्री लगा दी और वहां पर फायदे दे रहे हैं, तो वहां पर फैक्ट्रियां लगेंगी, लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका शहर जो है बढ़ जाएगा। यानी सरकार ने अपने काम को इजी करने के लिए थोड़ी सी दूर शहर से बाहर कुछ फायदे देना शुरू कर दिया और कंपनीज को ये फायदे बड़े पसंद आए, जैसे कि चीप रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, 5 ईयर प्लान के अंदर थोड़ी सी छूट, ठीक है, टैक्स प्लान आपके लिए इजी हो जाएगा और लेबर लॉ थोड़े से फ्लेक्सिबल होने लग जाएंगे। तो कंपनीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आगे बढ़ने लगे। अब पता है होता क्या है कि जब भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, व्हेन इट इज टू स्वीट देन इट्स बैड फॉर यू। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बेहतर है तो यानी कि वो हो सकता है कि आपके लिए खराब है। तो जब अलग अलग देशों को ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा तो उनको एक चीज दिखने लग गई कि छोटे देश से अगर हम काम निकालेंगे तो वो छोटा देश हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, नहीं मतलब कर क्या सकता है वो, इसको तो हम लपेटे में ले देंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमारी पूरे देश की इकोनॉमी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं बालक? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाम 1995 में पड़ा हुआ। इससे पहले इसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 के अंदर 23 कंट्रीज को लेकर शुरू किया गया। ये है क्या? जैसे कि बेसिकली पुलिस वाले होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका कोई रोल नहीं है, बट जब भी कुछ ट्रांजैक्शन होगा तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो फिर पुलिस उसके अंदर इंटरफेयर करती है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे जब भी दो कंट्री ट्रेड करेंगे और अगर उसमें किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को अननेसेसरी फायदा हो रहा है, तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एज अ वॉचडॉग काम करती है और फिर उनको देखती है कि भैया किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले गेट बोला जाता था, 1948 के अंदर 23 कंट्रियों के साथ इसने अपना कार्यभार शुरू किया। इसका काम था कि इंटरनेशनल मार्केट को बूस्ट किया जाए और देखते ही देखते इसको इतना बड़ा किया जाए कि पूरी दुनिया आपस में एक मार्केट की तरह काम कर रही होगी। 1 जनवरी 1995 ये ऐसा दिन था जब गेट का नाम बदल दिया गया और उसका नाम WTO रख दिया गया, ठीक है। ये एक ऐसा काम करती है जिससे किसी भी प्रकार का कोई अनड्यू बैरियर कहीं देखने को ना मिले और हर देश आपस में व्यापार इजीली कर पाए। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा पुराने की बात करें तो इसके अंदर 164 मेंबर्स कंट्री और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स है, जो कि बेसिकली सारे के सारे काम को देखती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर अवेलेबल है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम आप देख सकते हैं, ऐसा खतरनाक नाम है कि तुम्हें आ जाएगा तो तुम याद करने में इजी है। इनका नाम है रोबर्टो एज़ेवेडो। अब मेरे को ये नाम बस ऐसे ही याद है, ठीक है। तो रोबर्टो एज़ेवेडो ब्राजील के हैं, 1 सितंबर 2013 को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2013 ये यहाँ के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है। आपका WTO का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। क्या काम करता है ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि आपके MCQ का पेपर जो है आने वाला है, ठीक है। तो बालकों ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 3। 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कल यानी कि 7 तारीख को शाम को 7 बजे एक ऐसी क्लास हम लोगों ने अरेंज कराई है जहां पर कंप्लीट कोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के MCQ हम लोग करने जा रहे होंगे। कंप्लीट फ्री क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गौरव जी का कोड इस्तेमाल करें और एनरोल कर ले, ठीक है। और जितने भी बालक हैं जो अब तक हमसे पढ़ नहीं रहे हैं या अब तक प्लस के अंदर नहीं आए, गाइज हमने स्टार्ट किया है ब्रह्मास्त्र प्रीमियम का एक ऐसा बैच जिसके अंदर टर्म 1 प्लस टर्म 2, टर्म 1 अगर आपका हो गया है तो टर्म 2 के लिए हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको लाइव क्लासेस, इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्टिव क्लासेस, फ्री PDF नोट्स, अनलिमिटेड MCQ प्रिपरेशन, अनलिमिटेड टेस्ट और सभी दोस्तों के साथ, करीब हजारों स्टूडेंट्स के साथ आप लोग लाइव कंपीट करते होंगे हर क्लास के अंदर, जिससे आपको अपना लेवल और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न कंप्लीटली क्लियर हो जाए। तो भैया इन सारी क्लासेस को और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए, ऑडियो कॉल के थ्रू अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको लेना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड गौरव जे, जिससे 10% ऑफ मिलेगा। और मेरी नो डाउट आर्मी, इंडिया की सबसे बड़ी NDA, एक ऐसी आर्मी जिसके अंदर मेरी पूरी टीम आपको प्रोवाइड कराती है
हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिससे आप बन सके ऑल इंडिया रैंकर। ठीक है, तो आपकी जेब के ऊपर अगर प्लस समझ में आया तो प्लस लेना। आइकॉनिक में 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा है, जैसे पर्सनल मेंटरशिप, वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पेरेंटल कनेक्ट, ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है। अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो टोटली आपके ऊपर, थोड़ा सा जेब पे भारी पड़ता है, तो जो आपको बेहतर लगे आप उस पर जा सकते हैं। गौरव जे का कोड ही लगेगा, 10% ऑफ मिलेगा। नो डाउट आर्मी के अंदर एंट्री मिलेगी। आपसे मिलते हैं दिन में 3 बजे। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।